सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस 9 बजे वाले कार्यक्रम में। इससे पहले कि हम आज की डिस्कशन को शुरू करें, आपसे सभी से निवेदन है कि शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि और लोग जुड़ सकें हमारे साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने पिछले 100 साल में सीखा क्या है। एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं जिन लोगों को आइडिया नहीं है, मोपलाओं द्वारा हिंदुओं का नरसंहार किया गया था सन 1921 में, यानी आज से एग्जैक्टली 100 साल पहले। और इसकी जो ग्राउंड वर्क है वो तो कई सालों से चल रहा था, लेकिन 20 अगस्त से 31 अगस्त तक सबसे भयंकर अत्याचार किए गए थे हिंदू पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के ऊपर। हमने तन्मय केलकर जी के साथ पहले 2 एपिसोड में देखा है कि क्या बैकग्राउंड थी खिलाफत आंदोलन की, और शंकर शरण जी ने बताया कि किस तरह से गांधी जी ने सारे कॉमन सेंस को, सारी जिसे बोलेंगे कि गुड ऑफ कॉमन कॉज, उसको सबको दरकिनार करते हुए केवल मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए खिलाफत आंदोलन में सहयोग किया। और कल हमने संजय दीक्षित जी से सीखा था कि किस तरह से मोपलाओं ने नरसंहार किया था और किस तरह की एट्रॉसिटीज की थी। तो बैकग्राउंड हम कवर कर चुके हैं। आज मैं सिर्फ इस पे आना चाहता हूं कि हमने इन 100 वर्षों में क्या सीखा है। कुछ सीखा भी है, नहीं सीखा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि हमने कुछ भी नहीं सीखा। तो इसको थोड़ा सा हमें एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या सीखा हमने इसमें से। तो उसके लिए मैं आपके साथ जो आज काफ़ी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स के आधार पे शेयर करूँगा, वो एक किताब 1921 में लिखी गई थी, द मोपला रेबेलियन। इसे लिखने वाले थे देवान बहादुर सी गोपालन नैयर, जो मालाबार इलाके के डिप्टी कलेक्टर रहे थे उस समय। तो उन्होंने सारा कुछ फर्स्ट हैंड देखा, ऑब्जर्व किया, और क्योंकि वो सिविल सर्वेंट थे तो उन्हें एक, जिसे कहते हैं बर्ड्स ओवरव्यू था पूरे घटनाक्रम का, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी। तो मैं जो आज आपके साथ शेयर करूंगा वो उसका काफी सारा हिस्सा इस एक किताब में से होगा। और चलिए हम अब समझ के देखते हैं कि हमने अभी तक क्या सीखा है, क्योंकि ये जो किताब है नैयर जी की, उसमें उन्होंने यही बात की थी कि जो हो चुका है उसका तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति ना हो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। और इसमें क्योंकि वो एक वास्तु स्थिति समझने वाले व्यक्ति थे, बड़े प्राग्मेटिक थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहली बात यही बोली कि जो हो चुका उसे नहीं बदला जा सकता, लेकिन इससे हम क्या सीख सकते हैं। तो मैं आपके साथ वहीं से उनकी किताब के अंश जो है वो शेयर करूंगा। ये देखिए वो क्या कह रहे थे कि जो बीत गया उसको बार बार कहने दोहराने से कोई लाभ नहीं होने वाला। अब हमें फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में सोचना है। और आज से 100 साल पुरानी बात करें कि एक डिस्पेयर है, एक बहुत ही शोचनीय स्थिति है हिंदुओं में विशेष रूप से। और एक खास बात जो उन्होंने बोली कि इस तरह के बहुत सारे प्रोविंस हैं, बहुत सारे स्थान हैं जहां पर कि हिंदू जो है संख्या बल तो उनका ज्यादा है मुसलमानों से, फिजिकली उनसे स्ट्रांग है, लेकिन वहां पर भी इनका टकराव होता रहता है। लेकिन जो दक्षिण मालाबार है वहां पर जो मुसलमानों की लड़ने की प्रवृत्ति है वो हर कुछ समय बाद यदा कदा वो बाहर आती रहती है।
और उन्होंने 3 खास जगहों की बात की। तीनों आज के केरल में हैं, एरनाड, वल्लुवनाड और पोनानी। और ये वही वाला क्षेत्र है जहां पर राहुल गांधी है आजकल, जो वहां से वायनाड से जीत के आया है। तो हमें ये पता लगता है इससे कि कांग्रेसियों ने, गांधियों ने तो इससे बहुत कुछ सीख लिया। उन्हें पता है कि उनका वोट बैंक आज भी कहां पर सुरक्षित है। अच्छा, अब उनका क्वेश्चन ये था कि इनके अंदर ये जो उन्माद है, जो नृशंसता है, वो क्यों इस तरह के कि उस पर काबू नहीं पाया जाता। और इसके लिए उन्होंने फिर रेफर किया, एक अंग्रेज ने एक किताब लिखी थी, द मोपलाज अ स्टडी। उसमें वो क्या बता रहे थे कि इसमें एक मनस्थिति काम करती है, एक साइकोलॉजी काम करती है, साइकिक फैक्टर है इसमें, जो मोपलाओं जैसी जो समुदाय होते हैं उनमें काम करता है। ये सारे कट्टरपंथी हैं, जो इनके गांव हैं, जो छोटे छोटे झोपड़ियां हैं, मस्जिदें हैं, मज़ारे हैं, पहाड़ हैं, जहां पर भी ये खेत खलियाने जहां पर भी होते हैं, वहां पर ये अपने शहीदों की बात करते हैं। बार बार शहीदों के बारे में बात की जाती है। जो इनके पुरुष हैं वो सड़क के किनारे बैठे हुए पान चबाते हुए भी शहीदों की बात करेंगे। जो इनकी महिलाएं हैं वो खाना बना रही हैं, बच्चों से बात कर रही हैं, तो भी वो इसकी बात करती रहती है। और इसमें स्पेशली उन्होंने बात की है कुछ सैयादों की। इन सैयादों के बारे में हम आज सबसे पहले इसी को समझेंगे। तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि एक गाना है जिसका टाइटल उन्होंने बताया द डिलाइट्स ऑफ पैराडाइज। अब इसको ओरिजिनल नाम उनका अरबी में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जन्नत के मजे या जन्नत का सुख ऐसा ही कुछ होगा। तो मैंने इस गाने को थोड़ा सा ट्रांसलेट किया है, क्योंकि अब ये जो बता रहे थे गोपालन नैयर, उनका कहना ये था कि ये गाना जो सब जगह पे गाया जाता है उससे ये लोग अपनी प्रेरणा लेते हैं। वो गाना क्या है मैं आपके साथ वो शेयर करने की ट्राई कर रहा हूं। जन्नत की मौज के मुकाबले में दौलत या परिवार की खुशी तो एक जर्रे के बराबर भी नहीं है। आप एक एक चीज पे ध्यान दीजिएगा कि कहां से इनको प्रेरणा मिलती है। जन्नत की मौज के मुकाबले में दौलत या परिवार की खुशी तो एक जर्रे के बराबर भी नहीं है। हमारे पाक नबी ने फरमाया है कि जिहाद में शहीद होने वालों को तो उन हूरों का भी दीदार होता है जो जिहाद देखने उतरती है। उन हूरों के हुस्नो जमाल के आगे इस जहान में तो कुछ भी नहीं है। उन हूरों के कंधों पर लहराती जुल्फों की खूबसूरती के सामने तो आफताब का नूर हो या महताब यानी सूरज या चांद या आसमान में चमकने वाली बिजली, ये सब अंधेरे जैसे लगते हैं। उनके गाल, उनकी आंखें, उनका चेहरा, उनकी चिलमन, उनका माथा और उनका सर बेहद खूबसूरत है। उनका मुंह ऐसा है गोया सोने के बने मोती हो और उनके दांत मानो फूलों की कतार हो। उनके स्तन और उनके कंधों की खूबसूरती का तो कोई इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो अगर समंदर में थूक दे तो खारा पानी शहद के अमानंद मीठा हो जाए और इत्र की तरह महक उठे। अगर वो इस धरती पर आकर मुस्कुरा भर दे तो आफताब, महताब और तमाम तारे छुप जाएं। उनकी आवाज में जो खनक है उसे सुनने भर से आम शख्स तो मर ही जाएगा। जब ये हूरें हरे हरे रंग की किनारी वाले लाल रेशम के 70 तहों में लिपटी होती हैं तो उनकी चमड़ी, उनकी मांसपेशियां और उनकी हड्डियों के गूदे तक दिखाई देते हैं। ये है उनकी खूबसूरती का आलम। जब वो अपने हाथों से ताली बजाती हैं तो उनके गहनों की खनक 50 साल के सफर जितनी दूरी तक सुनाई देती है। वो तालियां बजाते, झूम कर नाचते गाते एक बगुले की तरह मैदाने जंग पर आती हैं। अगर कोई इंसान उनकी खूबसूरती,
उनकी मुस्कुराहट या उनको नाचता हुआ देख ले तो वो वहीं मर जाएगा। वो जंग में शहीद होने वाले के जख्मों को बड़ी नजाकत से सहलाती हैं, वो उसका लहू पोंछती हैं और उसके दर्द का इलाज करती हैं। वो शहीदों को चूमते हुए उन्हें अपने आगोश में भर लेती हैं। उसके बाद वो उसे आबे हयात पिलाती हैं और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करती हैं। हीरे जवाहरात से जड़े जैन पोश वाला एक घोड़ा लाया जाएगा और एक आवाज हुक्म देगी, मेरे बंदों को सवार होने दो, इन्हें जन्नत की हूरों के साथ नाचने दो। इसके बाद उनके सिरों को जन्नत के साए से ढक दिया जाएगा। उन खूबसूरत घोड़ों पर सवार होंगे जो झूम कर नाचते हुए उन्हें जन्नत में ले आएंगे और जन्नत में वो बेइंतहा मौज उड़ाते हुए रहेंगे। तो ये है इनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो मुझे लगता है कि मियाँ खलीफा या इस तरह का पोर्न इनको दिखा दिया जाए तो शायद उससे भी आगे बढ़ जाएंगे ये। तो एनीवे, लेकिन अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट था कि ये इनके सोचने का लेवल है। आगे चलते हैं। ओके, अब दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ पार्ट। अब ये उस गाने के एक हिस्से की ट्रांसलेशन है जो 47 सैयदकल्स जो इनके शहीद थे उनकी याद में लिखा गया है, और जो 1921 से 100 साल, लगभग 100 साल पहले एक लड़ाई हुई थी एक मस्जिद को बचाने के लिए, जिसमें पैरा नंबी नाम का जो एक जमींदार था मल्लापुरम में, उसकी जमीन थी। और आज भी, ये आज से 100 साल पुरानी बात कर रहे हैं, कि ग्रेट मल्लापुरम नेरचा इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन देयर मेमोरी and every mopla out on the warpath carries with him wherever possible a copy of the song। तो जो 18वीं सेंचुरी में एक लड़ाई हुई थी जिसमें 47 सयाद जो थे वो शहीद हो गए थे, उनकी याद में मल्लापुरम में त्योहार मनाया जाता है, नेरचा मनाया जाता है, और हर मोपला के पास ये जो गाना है इसकी कॉपी रहती है। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन है कि आज क्या खत्म हो गया, तो ये मैं आपके साथ अब शेयर कर रहा हूँ। आज का जो केरल टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट है वो मल्लापुरम की, आज भी वो क्या बता रहे हैं, ओमनार नेरचा इज अ फेमस मॉस्क फेस्टिवल इन मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट, इट इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ मार्टियर्स। और ये आपको स्पेशल आज भी वेबसाइट्स बता रही हैं कि आज तक ये जो शहीद हुए थे, जो सयाद वहां मारे गए थे, उनको आज भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमने कितना कुछ सीखा है। ये एक टूरिस्ट वेबसाइट है, शहादा मस्जिद मल्लापुरम के बारे में स्पेशल बता रही है। और शब्दों पे ध्यान दीजिए, इवन एज रिलीजियस इनटॉलरेंस इज ग्रोइंग इन द कंट्री, a mosque in Mallapuram district of Kerala stands out as an epitome of communal harmony। तो जहां पर इन जिहादियों की लाशें हैं, उसको ये बताया जाता है कि वहां पर कम्युनल हार्मनी मनाई जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि हमने 100 साल में क्या सीखा। और ये एक न्यूज आइटम है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्षमा कीजिए। ये न्यूज आइटम आपको क्लियर करेगी कि आज उस भयंकर नरसंहार के बाद 100 साल बाद क्या नैरेटिव चल रहा है। How an 18th century war in Malabar still brings Hindus and Muslims together। एक हिंदू गोल्डस्मिथ था कुन्हेलू नाम का, उसकी कहानी है ये कि उसने मुसलमानों का साथ दिया था सैयादों वाली लड़ाई में। Every year a group of Muslims come together
अब यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव शब्द दिए जाएंगे और ये 2015 का आर्टिकल है। इनमें वर्च्यू वर्ड्स पहले आप देख लीजिए क्या है कि जो जिस मस्जिद की बात कर रहे थे कि मल्लापुरम में है जुम्मा मस्जिद या जामा मस्जिद, पे होमेज टू अ मार्टिर who died nearly 3 centuries ago। और ये कुन्हेलो की बात हो रही है कि वो शहीद था एक। The mosque also invites descendants of the revered man and holds a prayer meeting or yearly sacrament is executed। अब आप कल्पना करके देखें कि आज एक 20-22 साल का बच्चा अगर इस आर्टिकल को पढ़ रहा होगा जो 2015 में छपा है, उसे क्या मैसेज जा रहा है। Behind this seemingly ordinary story of Hindu-Muslim unity, अब ये सारी की सारी कथा क्या चल रही है कि जो लोअर कास्ट हिंदू थे वो मुसलमानों का साथ देते थे। बता कौन रहा है? हिस्टोरियन एंड ऑथर, क्योंकि हमेशा अपील टू अथॉरिटी देनी जरूरी है कि ये मत सोच लेना कोई गप मारे। एक हिस्टोरियन बता रहा है आपको कि एक लो कास्ट हिंदू गोल्डस्मिथ था, जबकि गोल्डस्मिथ को कभी भी लो कास्ट नहीं माना जाता। Even today, a local festival held in Mallapuram has a procession in Kunhelu's name. To know why, it is imperative to understand socio-economic situation of Mallapuram of 18th century. How it is likely that Islam reached the region through Arab traders. इस्लाम तो शांति का मजहब है, तो वो तो बेचारा व्यापारियों के साथ आया था यहाँ पे। और जो इस्लाम है उसके एगैलिटेरियन आइडियल्स हैं कि वो सबको बराबरी का दर्जा देता है, और इसलिए जो लो कास्ट हिंदू थे उन्हें ये पसंद आने लग गया, और जो मुसलमान थे उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड था। तो ये सारी चीजें, द एग्जिस्टेंस ऑफ अरब कॉलोनीज, सोशियो एंड इकोनॉमिक systems in the region, and positive attitude of the native rulers were the main factors which made Malabar a fertile region for Islam। सारे देख लीजिए पॉजिटिव शब्द हैं। Majority of the people had become fed up with religious exploitation and landlordism of feudal generals। कि मैक्सिमम लोग तो बेचारे तड़प रहे थे, जो जमींदार थे उनके पैरों तले कुचले जा रहे थे, तो वो चाहते थे कि कोई इस्लाम जैसा बढ़िया सा मजहब आए और उसको अपना ले। With the decline of Buddhism and later its gradual absorption by Brahmanism, ब्राह्मण ही सबसे क्रूर है, a vacuum was developed where the oppressed people suffered without a philosophy to depend on। और फिर ये भोला भाला सा इस्लाम आया और उसने उस वैक्यूम को भरा जो ब्राह्मणों ने क्रिएट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बुद्धिज्म को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। एक एक लाइन में झूठ है, और ये आज से 100 साल पहले घटनाक्रम के बारे में आज पैडल किया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि जो हिंदुइज्म है वो बुरा है और इस्लाम जो है अच्छा है। रिजिड कास्ट सिस्टम, एक्सट्रीमली डिस्क्रिमिनेटिंग प्रैक्टिसेस। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए कि इस्लाम वैक्यूम फिल कर रहा है, वो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ ओरिजिनली क्या था? रिजिड कास्ट सिस्टम था, एक्सट्रीमली डिस्क्रिमिनेटिंग था, ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी थी लोअर कास्ट के ऊपर, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी, और एक दूसरे से दूर रखा जाता था, छुआछात अपनाई जाती थी, और सबसे बड़ा झूठ जो आजकल बहुत फैल रहा है कि महिलाओं को भी अपने ऊपर वाले जो शरीर था उस पर कपड़ा नहीं पहनने दिया जाता था, और अगर कोई पहन लेता था तो उसे या तो बाहर निकाल देते थे समाज में से, या उसे मार दिया जाता था। तो ये एक ही आर्टिकल हमारे समझने के लिए बहुत होगा कि हमने कुछ नहीं सीखा, कि इस तरह के आर्टिकल्स आज भी छप रहे हैं जो बिल्कुल झूठ पेश करते हैं। और फिर the lower class welcomed Islam as a chance to win some degree of social freedom denied to them by Brahmanism through its cruel and rigid caste system। Muslims did not have an issue with pollution and treated the lower castes fairly well। हाँ, क्योंकि कुरान तो बहुत प्यार सिखाती है, तो इसलिए जो मुसलमान थे बड़ा प्यार बांटते थे। However,
Randathani points out it was not just the good and human behavior that drew lower caste artisans and daily wage laborers towards supporting Muslims or embracing Islam. इस्लाम को तो आलिंगन कर लिया उन्होंने आके, और फिर यहाँ पर अल्टीमेटली वो क्या बता रहा है कि जो वो वॉर सॉन्ग है, वही वाला गाना जो मैंने आपको अभी बताया, कि वो जो है वो यहाँ पर गाया जाता है, और कुन्हेलू delves into the root of the Mallapuram war of which Kunhelu was believed to be a part of. तो आप इसे दोनों परिप्रेक्ष्य में समझ के देखिए, जो हिंदू पढ़ रहा होगा उसके लिए क्या मैसेज आएगा, और जो मुसलमान पढ़ रहा होगा उसके लिए क्या मैसेज आएगा, उस गाने को ढूंढेगा और फिर उसको जिहाद और गुरुओं वाला वो गाना मिलेगा। ओके, अब ये सारे का सारा ही पैराग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है। The historian states that the war was because of purely economic and political reasons, and it cannot be regarded as a part of Hindu-Muslim rivalry as put by British authorities. कि हिंदू मुसलमान तो बेचारे बड़े प्यार से रहते थे यहाँ पर, जैसा अंग्रेजों ने कहा है वैसा तो कुछ भी नहीं था यहाँ पर। और जो पार्टिंग शॉट है वो लास्ट में आता है। As the nation debates communal politics today, the story is perhaps a reminder if society can divide communities, then mutual interest can also bring communities together. तो सोसाइटी जो है वो डिवाइड कर रही है कम्युनिटीज को, लेकिन बेचारा इस्लाम, बेचारे मुसलमान, बेचारी कुरान वो इनको जोड़ती है, और एक प्यारा सा गाना है जो इन्हें जोड़ता है। अब हम इसकी असलियत पे चलते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े से पॉइंट लिए क्रोनोलॉजी बताने के लिए। 8 जून को जब रमजान थी सन 1921 में, यानी अभी दंगे नहीं शुरू हुए थे, तो जो इनका मेन लीडर था अली मुजलियार, जो एक सूफी था कादरी सिलसिले का, वो 300 से 400 खिलाफत वॉलंटियर्स को लेके, जो खाकी पहने हुए हैं, हाथों में तलवारें हैं, went from Kizikpalli Mosque to the compound next to the public offices at Tirurangadi, where Moplas killed in one of the outbreaks of the last century were buried. आप अब कल्पना करके देखिए, जो आज पीएफआई कर रहा है वो उसी तरह से मार्च करते हैं, उनकी एक यूनिफॉर्म है, एग्जैक्टली वैसे ही 100 साल पहले हो रहा था। अली मुजलियार, जिसके ऊपर एक मूवी बनने का विचार भी किया जा रहा था, वो उन्हीं कब्रों पे पहुंचते हैं जहां पर वो जो सैयाद थे, जो जिहादी थे, उन्हें दफन किया गया था। और इतनी उनकी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी कि उन पे जाना मना किया गया था, और वहां इसलिए गए थे कि खिलाफत को सफल बनाना है। और 8 जून के बाद अब आते हैं 24 जुलाई को। अब वो कह रहा था कि हिंदुओं को बेवकूफ बनाया था गांधी जी ने कि हिंदू मुस्लिम एकता चाहिए, लेकिन मालाबार के हिंदुओं को कुछ अंदाजा था कि ये जो मोपला हैं, पहले भी वहां पर दंगे होते रहते, तो इसलिए वहां पर कई हिंदू थे जो खिलाफत के विरोध में थे। तो ये जो विरोध कर रहे थे, उन्हें डराने के लिए क्या किया गया उसे देखिए जरा। अब आते हैं 24 जुलाई को। द बिगिनिंग्स ऑफ द फ्यूचर खिलाफत आर्मी वर इन द मेकिंग एंड एट an anti-non-cooperation meeting held at Ponnani to counteract the effects of the Khilafat agitation, वही वाला अली मुजलियार अपने 50 से 100 वॉलंटियर लेके जाता है, जिनके हाथ में खिलाफत के चाकू पकड़े हुए हैं, खिलाफत की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, और वही प्यारा सा नारा लगा रहा है अल्लाहू अकबर का, और वहां पर पुलिस को खदेड़ खदेड़ के भगा दिया इन्होंने। उसके एक हफ्ते के बाद क्या होता है वो बता रहे हैं कि तब थोड़े थोड़े साइन ऐसे संकेत मिलने शुरू हुए कि कुछ भयंकर गलत होने वाला है। The first signs of the impending trouble and the first indications of existence of a more or less elaborately organized movement for the defiance and overthrow of constituted authority rudely revealed themselves in the village of Pukotur. अब ये नाम ध्यान रखिएगा, पुकोटूर, इस पे हम फिर आएंगे। The house of V. Muhammad, the local Khilafat secretary and close associate of Ali Musliyar, was searched by the police for a gun allegedly to have been stolen from Pukotur Palace. तो पुलिस वाले जाते हैं वहां पर छानबीन करने के लिए कि एक बंदूक चोरी की थी अली मुजलियार के एक साथी ने।
जिसका नाम वी मोहम्मद है, तो मोहम्मद नाम आएगा, इसमें आपको हैरान नहीं होना चाहिए। और वहां से दंगा भड़कना धीरे धीरे शुरू हुआ, क्योंकि ये इतने लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे कि पुलिस वालों को वहां से अपनी जान छुड़ा के भागना पड़ा था। अब आते हैं असलियत पे। अब 18 अगस्त यानी दंगे शुरू होने से 2 दिन पहले वाली बात। अब वो कोट कर रहे हैं एक अखबार को, वेस्ट कोस्ट स्पेक्टेटर। वो बता रहे हैं कि 15,000 लोग इकट्ठे हुए थे इन स्पाइट ऑफ द ह्यूज नेचर। तो अखबार ये बता रहा है कि इतनी बड़ी भीड़ थी लेकिन फिर भी सारे शांत थे। और इसका स्पेशल फीचर ये था कि सभी ने खद्दर के कपड़े पहने हुए थे और गांधी वाली टोपी पहनी हुई थी। तो गांधी जी ने उस समय तक सबको टोपी पहना दी थी। हिंदू एंड मुसलमान लुक्ड अलाइक इन दिस कॉस्ट्यूम। और अगला सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, द यूनिटी वाज परफेक्ट। इट वाज 5 p.m. on the 17th August 1921. Who among the crowd was able to foresee that the third day would bring? आगे देखिए, हिंदुओं की नॉनसेंस तभी से आपको दिखाई दे जाएगी। द हिंदू बिलीव्ड इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड नेवर ड्रीम्ड ऑफ अ डे व्हेन द मुस्लिम वुड टर्न अगेंस्ट हिम। तो हिंदू सोच रहे थे कि हमारी तो एकता हो गई है और जो मुसलमान हैं कभी उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन मोपलाओं को इस तरह की कोई मूर्खता उनके मन में नहीं थी। उन्हें पता था कि वो क्या करने वाले हैं, उनकी सारी प्लानिंग तैयार थी। और फिर जब उन्होंने 20 तारीख को दंगे शुरू किए तो 22 अगस्त को अली मुजलियार को अली राजा घोषित कर दिया गया और ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि खिलाफत आ गई है, स्वराज मिल गया है। और वो तब तक अली राजा बना रहा जब तक कि ब्रिटिश आर्मी का एक कॉलम वहां पहुंच नहीं गया 30 अगस्त को। तो ये जो 20 से 30 अगस्त थी, ये 11 दिन क्या हुआ था, अब उस पे आते हैं। The mosque was surrounded, but no assault was made as it was desired to spare the mosque. तो जो आर्मी वाले हैं वो अपने आप को रोक रहे हैं, लेकिन 9:15 बजे 31 अगस्त को जब पुलिस वालों ने घेर लिया, जो फौज ने घेर लिया उन्हें, तो उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। अंदर जो मुसलमान छुपे हुए थे उन्होंने। उसका परिणाम यह हुआ कि 24 मारे गए और 38 को बंधक बना लिया गया और बहुत सारी पुलिस की बंदूकें, कार्बाइन्स और तलवारें वहां से बरामद की गई। अब हुआ क्या था, यहां पे वो स्पष्ट करते हैं। अली मुसलियार को 31 अगस्त को पकड़ा गया और ड्यूरिंग दीज 10 days 20th to 31st हिंदू मलाबार lay helpless at the feet of the Mopla rebels. It was a tale of woe to every Hindu family. It was destruction of every public building and of every temple. It was murder of Europeans wherever possible, and sufficient government forces were not available until 28th to cope with the situation. अब द वन ब्राइट लाइट वाज द पोकुतूर बैटल। ये मैंने आपको बोला था, पोकुतूर नाम याद रखिएगा। द इफेक्ट ऑफ विच वाज द साल्वेशन ऑफ द एरनाड हिंदूज। कि जो पोकुतूर में एक लड़ाई लड़ी थी पुलिस वालों ने मुसलमानों के साथ, उसी ने वहां पर जो एरनाड के हिंदू थे उनको बचाया था। और क्या प्लानिंग थी कि 26 अगस्त जुम्मे के दिन ये डिसाइड किया गया था कि जब जुम्मे की नमाज खत्म हो जाएगी तो आसपास का जो इलाका था, मंजेरी जो इलाका था, वहां से हिंदुओं को पकड़ पकड़ के लाया जा रहा था उस मस्जिद में और उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाना था। उसके लिए टोपियां, कपड़े, जैकेट्स वो सारे पहले से तैयार थे। अब आपको याद ये रखना है कि 26 अगस्त से सिर्फ 10 दिन पहले वो ढोंग किया गया था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, जिसमें हिंदू मूर्ख बने थे और मुसलमानों को स्पष्ट पता था कि उन्होंने क्या करना है। और ये प्लान थी उनकी कि जुम्मे वाले दिन नमाज के बाद इनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाएगा। और फिर से वो बता रहे हैं कि पोकुतूर बैटल ने ही यहाँ पर हिंदुओं को बचाया। ये जो वहां पर जिन ब्राह्मणों की जबरदस्ती चोटियां काटी गई थी उनकी फोटो है कि जिनको तलवार की नोक पर मुसलमान बनाया गया था। और अब आते हैं आज के टाइम पे कि हमने क्या सीखा है। 2017 का इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ग्रेव्स ऑफ मालाबार म्यूटिनी मार्टियर्स टू गेट लीज ऑफ लाइफ।
तो कोई आम व्यक्ति पढ़ेगा, उसे क्या लगेगा कि मालाबार में विद्रोह किया था शहीदों ने, उनके लिए कोई अच्छा काम होने वाला है, उनकी कब्र के लिए। और आगे जो आर्टिकल है वो बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे बहादुर मुसलमानों की कब्रें हैं, लगभग 150 शहीद हैं जिन्होंने मुसलमानों से बहुत जिन्होंने अंग्रेजों से बहुत बहादुरी से लड़ाई की थी 1921 की रिबेलियन में। There are over 150 martyrs in Mallapuram district alone. Most of their graves are left unmarked and many people do not know who they were. और आगे अब इसके शब्दों पे ध्यान देना। The team of academicians would mark the tombs with exact details of the deceased and if possible build memorials. तो जो जिहादी उस समय हिंदुओं को जबरदस्ती कन्वर्ट कर रहे थे, मार रहे थे, रेप कर रहे थे, आज एकेडमिशियंस और हिस्टोरियंस मिलके उन जिहादियों के लिए एक स्मृति स्थल बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो तो फ्रीडम फाइटर्स थे। A rough estimate has revealed that over 100 graves are located on lands of Pukkotur. और यहां पर लास्ट पैराग्राफ पे नजर डालिए जरा, सॉरी पहले दूसरे वाले पर डालिए। कंसिडर्ड अ मास रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रूटल रिप्रेशन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, द 1921 rebellion broke out mostly in Valluvanad and Ernaad taluks. अब लास्ट में आइए। Many people were shot dead on the street in front of their family. The British army shot dead hundreds of Muslims in the open and entombed all of whom together without giving them their final due rights. Many people were shot dead on the street in front of their family, while others were on their way to mosques. A lot of them lost their lives on the premises of their house. They were buried against their will. तो एक बिल्कुल बेचारगी भरी फोटो आपके सामने खींच दी गई है कि मुसलमान थे जिनको क्रूर अंग्रेजों ने मारा, वो बेचारे कुछ तो अपने घरों में मारे गए, कुछ मस्जिद में जा रहे थे बेचारे, इतने पायस है, उनको मार दिया गया। तो इसलिए इनके लिए तो मेमोरियल बनना ही चाहिए। अब क्या किया गया था उस पे आते हैं जरा। ये एक हिंदू था जो बच गया था, इसकी पीठ पे आपको एक लंबा सा निशान दिखाई दे रहा है, तलवार मारने का निशान है। मारने वालों ने सोचा था कि इसका गला कट चुका है और ये मर गया होगा, तो इसे उन्होंने कुएं में फेंक दिया था। अब ये कैसे किया था मैं उस पे आता हूं। मैं इसका पोस्ट निकालने की ट्राई करता हूं, अगर मैं आपके साथ शेयर कर पाया तो, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये है जी, ओ सॉरी, क्षमा चाहता हूं। ये किताब है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, जिसमें से मैं रेफरेंसेस ले रहा हूं, द मोपला रेबेलियन 1921। और इसमें हम जिस इंसिडेंट की बात करते हैं, मैं सीधा वहीं पे चलता हूं। ये है इसका पेज नंबर 55। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूं ताकि लोग देख पाए। एन orgy of murder, Evokar Musliar, a rebel leader, established himself with a large following in Muthumana Illom. उन्होंने एक जगह पे कब्जा किया। Scores of Hindus were brought in from the countryside, some with their families. They were offered Islam. तो टिपिकली जिस तरह से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने यहूदियों को मारने से पहले काम किया था, एग्जैक्टली वैसे ही किया गया था यहाँ पर, कि आसपास के हिंदुओं को पकड़कर बांध कर लाया गया और फिर
उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया। जिन्होंने तो इस्लाम कबूल कर लिया उसको तो मुज़लियार ने छोड़ दिया, लेकिन जिन्होंने मना किया उनके लिए डिसाइड किया गया कि उनको तलवार से उनके सर काटे जाएंगे। अब वहां पर एक मंदिर के साथ, एक देवस्थान के साथ एक वो था, कुआं था, वहां पर उनको लेके गए और एक एक करके उनके सर काट के उनको फेंकना शुरू किया। उसमें 50-60 लाशें इन्हें उस कुएं में से निकाली गई थी। और वन ऑफ द हिंदूज नेम्ड केलप्पन, ये जिसकी फोटो मैंने आपको दिखाई थी, ये बच गया था। अब ये बचा कैसे कि उसको तलवार से 2 बार मारा गया और उसका जो सर और गर्दन है वो आगे को झुक गए कटने के बाद, लेकिन अलग नहीं हुए थे। बाकियों के सर जो थे वो पूरी तरह से कट गए थे, लेकिन इसका सर पूरी तरह कटने से बच गया। तो उन मुसलमानों को लगा कि मर चुका है, तो इसलिए उन्होंने इसे मुर्दा समझ के वो जो कुएं में लाशें थी उनके ऊपर फेंक दिया। तो ये चुपचाप वहां पड़ा रहा लगभग 2-3 घंटे तक। फिर जब उसे लगा कि सब लोग जा चुके हैं, तो किसी तरह से वहां से बाहर निकला और अपनी गर्दन जो कटी हुई थी उसको हाथों से पकड़ के सपोर्ट करके चलता रहा। वहां से लगभग 8-9 मील दूर, यानी 14-15 किलोमीटर तक चला, फिर उसे बचाया जा सका। और तब उसने कहानी बताई कि यहाँ पर क्या किया गया था। तो इस तरह का जो नरसंहार था उसे आज ये बताया जा रहा है कि ये आजादी के लिए लड़ाई थी। तो इससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि हमने एज अ समाज, एज अ सोसाइटी इन 100 वर्षों में कुछ नहीं सीखा। और विशेष रूप से यदि हम अपने नेताओं की बात करें तो आज भी वो उसी हिपोक्रेसी में, उसी दोगलेपन में कैद हैं जो गांधी ने 100 साल पहले दिया था। जी, मुझे इतना ही शेयर करना था। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे भेज दीजिए। ओके। ये सारी चीजें आपको बताना इसलिए आवश्यक है कि अगर जो लोग हिस्ट्री से सीखते नहीं है वो पछताते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि बंगाल में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हुआ था। एलन ब्रदर, नीरज सर, आई एम फ्रॉम मंजेरी एंड आई एम स्टिल अ हिंदू। अरे वाह, कमाल की बात है जी। आपको प्रणाम है, और आपके पूर्वजों को भी जिन्होंने आपको मंजेरी में आज तक बचाए रखा। यश पटेल जी, सुपर स्टिकर के लिए आपका आभार, बहुत धन्यवाद इसके लिए। और जो मैं आपसे कह रहा था कि ये चीजें हमारे लिए समझनी इसलिए आवश्यक है कि आज भी हमारे बहुत सारे नेता, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ये सर्वधर्म समभाव का वड़ा पाव आप तो खा ही रहे हैं, हमें भी खिला रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि हमें सब जगह पर छोटे छोटे पाकिस्तान देखने को मिल रहे हैं, जो सावरकर जी ने आज से 80 साल पहले प्रिडिक्ट कर दिया था। AV, why does it appear that the practice of slowly slitting the throat of animal is a training to practice remorseless killing to prepare persons? हाँ, बिल्कुल ठीक है जी, इसमें आपकी बात में दम हो सकता है कि वो जो राक्षसी प्रवृत्ति है, जो निर्दयता है, वो वहां से आ जाती है। तो यदि आप किसी एक के साथ वो करते हैं तो फिर उसी को आप दूसरे पर भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इंसान से जानवर ऐसे ही बनते हैं। सुमेध जोगलेकर सर, क्या योगी जी और हेमंत विश्व शर्मा जी जैसे नेताओं से हिंदू हित के लिए आपको कोई उम्मीद है? जी हाँ, उनसे तो बहुत आशाएं हैं कि जो लोग
अनअपोलोजेटिकली बात करते हैं, जिनको समझ में आ गया है कि अगर किसी बुली से लड़ना है तो बुली को कभी भी अपीज नहीं किया जाता। अपीज करते हैं तो आपको कायर समझता है और अपने आप को अधिक बहादुर समझने लग जाता है। तो बुली को कभी अपीज मत कीजिए, उसको तो गर्दन से, यहां से गिरेबान से पकड़ के झकझोरिए। और ऐसे लोग ही इनसे निपट सकते हैं। रमाकांत जाटव, नीरज जी मैं आपकी वीडियोस डाउनलोड करता रहता हूं तो काफी डाउनलोड हो गई है, पर लैपटॉप का स्पेस गिरता जा रहा है। एक हार्ड डिस्क ले लीजिए ना, अच्छी बात है, इट विल बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। सौरभ सानंद सर, केरलाइट्स स्टिल रिमेंबर मोपलारॉइड्स और दे हैव फॉरगॉटन। आपको क्या लगता है, अगर केरलाइट्स की कलेक्टिव मेमोरी में ये सब चीजें होती तो वहां पर वो स्थिति होती जो आज है क्या? अपने आप सोच के देखिए। अजेंद्र चौरसिया जी, मुगलों पर जी न्यूज का कल का डिबेट आपने देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा जी। प्रोफेसर कपिल और प्रोफेसर शुक्ला दोनों को इतिहास का नहीं मालूम, बोल रहे थे मुगलों का इस्लाम से कोई मतलब नहीं था। अच्छा, मुझे नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, मुझे तो लगता है प्रोफेसर कपिल कुमार है, कपूर है, तो आपने बताया नहीं। लेकिन पता नहीं क्या सोच के कहा होगा, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने वो देखा नहीं था कार्यक्रम, क्षमा चाहता हूँ। मनीष घेला जी, आज के युवाओं को जागृत होना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल जागृत होना पड़ेगा यदि बचना है तो। अगर बकरा दाढ़ी रखनी है, अपनी महिलाओं का हलाला करवाना है तो मत जागे, लेकिन अगर अपनी अगली पीढ़ी को एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं तो युवाओं को जागृत होना पड़ेगा और हमें युवाओं को जागृत करना पड़ेगा। क्रिप्टो माइनिंग, सर आज गुजरात के डिप्टी सीएम ने बयान दिया कि जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक संविधान और कानून का राज है, नहीं तो सारा ताक पर होगा। हम तो है ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। ये तो हम ही हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की चिंता करते हैं, वो भी वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी अगेंस्ट जाता है सबसे ज्यादा। तो और ठीक बात है उनकी, क्योंकि अगर हिंदू बहुसंख्यक नहीं हुआ, अल्पसंख्यक में आ गया, फिर तो शरिया की मांग करेंगे। इसमें तो हमें हैरान होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चारों से हमें दिखाई दे रहा है। प्रशांत डबराल, सर मेरे को नहीं लगता अब दोबारा रॉयट्स होंगे। हाँ, ये के साथ हाथ पे नहीं लग रहा जी आपको, आई एम सरप्राइज्ड। अभी भी बंगाल में शायद दंगे चल रहे होंगे, वो मीडिया दिखा नहीं रहा, लेकिन हम नहीं जानते दंगे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। नवनीत चौधरी, नीरज जी यूट्यूब तो हमारे वीडियोस को अब डिलीट लगातार करने लगा है, तो अब सोशल मीडिया भी हमारा साथ नहीं दे रही। जी हाँ, नहीं दे रही। और बैटलफील्ड टिल्टेड है, तो जिस तरह के टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं उन्हीं को यूज करना पड़ेगा। जितना उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं वो कीजिए। क्रिस, एंशियंट पंचांगम्स, स्टार्ट ऑफ मंथ, पूर्णिमा या अमावस्या। अच्छा, जो महीना महीने का आरंभ होता है वो दोनों दोनों प्रकार की परंपरा है जी, कि पूर्णिमा से भी कर सकते हैं और अमावस्या से भी कर सकते हैं। किरण शर्मा, नीरज जी प्रणाम। प्रणाम किरण जी, थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस। हियरिंग अबाउट दीज एट्रोसिटीज ऑन आवर एंसेस्टर्स ब्रिंग्स टीयर्स इन आवर आईज। हाँ, ठीक बात है किरण जी, और दैट इज व्हाट कीप्स अस गोइंग, कि जब ये याद आता है कि इस तरह के अत्याचार हुए जिन्हें हमारे पूर्वजों ने झेला, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके उस बलिदान को, उस यातना को निरर्थक ना जाने दें, अगली पीढ़ियों को जगाएं और उन राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश करें
जो इस तरह की दुर्दांतता, इस तरह की नृशंसता, इस प्रकार की क्रूरता करती आई हैं। और इनफैक्ट जो आज मुसलमान आपको दिखाई दे रहे हैं, वो भी बहुत सारी ऐसी क्रूरता उनके पूर्वजों ने भी झेली है, तो उनके स्वाभिमान को भी जगाना पड़ेगा। जो आप आजकल ये देखते हैं ना कि द एम्पायर जिस तरह की सीरीज बनाई जाती हैं, वो असलियत में मुसलमानों को मूर्ख बनाने के लिए बनाई जाती है कि कहीं उनका ज़मीर जाग गया, उनकी अंतरात्मा उन्हें धिक्कारने लग गई कि वो आज भी इस्लाम के चंगुल में फंसे बैठे हैं। तो उन्हें वो नए हीरो प्रेजेंट कर देती हैं, ये जताने के लिए कि तुम्हारे पूर्वजों ने कोई गलती नहीं की थी। तो इसलिए उनको इतनी बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। अब हमारी ओर से उतनी इन्वेस्टमेंट, उतनी भव्यता वाली चीज़ें कब आएँगी वो तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन जो हमारे वश में है, वो हमें अवश्य करना चाहिए। नैरेटिव जो झूठ के बल पर वो बनाते हैं, उसे तोड़ना हमारा कर्तव्य है, वो हमें करना चाहिए। फेक गॉड अल्लाह, मेरे सारे ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गए। अरे बाप रे बाप! बताओ जी, ये समय आ गया कि अल्लाह मियाँ के भी अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं। फेक गॉड तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी ये। क्रिप्टो माइनिंग, सर मैं यूपी के गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे यहाँ तकरीबन 100 से 150 मुस्लिम हैं, जो जब उनसे हिंदू धर्म अपनाने के लिए कहता हूँ तो उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जवाब होता है कि भाई मैं किस जाति में जाऊँ। पहले उनसे ये पूछो कि तुम वापस आने को तैयार हो। इस तरह के बहाने बना सकते हैं, जाति में तो ले जाएंगे, वो तो जो हिंदू महासभा है वो देते हैं, जिस जाति में जाना चाहे उनमें उनको भेजा जा सकता है, गोत्रदान किया जाता है उसके लिए। लेकिन वो नौटंकी करते हैं। पहले उनको असलियत दिखाओ इस्लाम की कि ये है जिसको तुम समझते हो इस्लाम। उन्हें तो एक झूठ दिखाया जाता है कि हमारे जो नबी थे वो उस महिला के पास चले गए थे। तो जब तक ये झूठा नैरेटिव नहीं तोड़ेंगे तब तक इन्हें वापस लाना कठिन है। इसी तरह के नॉनसेंसिकल सवाल पूछेंगे वो आपसे। दीपक तिवारी, हिंदुओं को अगर मोपला के समय में ले जाकर भी खड़ा कर दो तो ये देखकर भी नहीं सुधरेंगे। हाँ, कुछ हैं जो नहीं सुधरेंगे, लेकिन बहुत सारे हैं जो सुधर जाएंगे। इतना स्वीपिंग स्टेटमेंट मत दीजिए, क्योंकि बहुत सारे हैं जो सुधरते हैं। विनय जोशी, नीरज जी प्रतीक बुराड़े को भी बुलाओ अपने चैनल पर। जी मेरे पास उनका संपर्क नहीं है, मैं बुलाना चाहूंगा उन्हें। यदि आपके पास है तो भेजिए, मैं उनको कांटेक्ट कर लूंगा। ज्योतिर्मय दास, गुरु जी इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी तो वहां के मलयाली यही कहते हैं कि वी आर मल्लू, नॉट हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन एंड ह्यूमैनिटी इज अ रिलीजन, वी आर सेक्युलर। हमें इससे सीखना पड़ेगा कि किस तरह से उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई है। आप एक चीज याद रखिए कि संसार में जो सबसे शक्तिशाली चीज है वो मानव का मस्तिष्क है, जो सबसे कमजोर चीज है वो भी मानव का मस्तिष्क है। तो जिनके पास स्ट्रांग माइंड था, जिनको पता था कि किस तरह से इसका सदुपयोग करना है, उन्होंने इस तरह के विचार उनके मन में डाल दिए कि उनकी आंखों के सामने उनका इतिहास दिखा देंगे तो भी वो ह्यूमैनिटीज और रिलीजन करना शुरू कर देंगे। तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से ब्रेन वॉशिंग की जाती है, कि आदमी को झूठ बताकर भी उसे ये एहसास दिलाया जा सकता है कि उसे सच पता है। तो हमारा कार्य इसका रिवर्स होना चाहिए कि उन्हें सच बताएं, और इस ढंग से बताएं कि उस सच को वो ओन करें। अगर मक्कार कोई काम सफलतापूर्वक कर सकते हैं तो जो भले लोग हैं उनको भी तो ये काम करना चाहिए। केवल शिकायत करने से, कंप्लेंट करने से बात नहीं बनेगी। मुझे लगता है आज के प्रश्न हमने ले लिए सारे। डेस्क से निवेदन है, अगर कुछ छूट गया है तो मुझे भेज दीजिए, क्योंकि मेरे पास जो प्रश्न आए थे वो मैं ले चुका हूँ।
जी हाँ, बैकअप तो हमें चैनल्स का लेना ही चाहिए। क्रिप्टो माइनिंग, लेकिन सर आज भी हिंदुओं में जाति प्रथा समाप्त क्यों नहीं हो पा रही है, जिससे हिंदुओं में अलग अलग भावनाएं आती हैं? आप ही इसका समाधान बताइए जिससे जाति अबे यार क्या करते हो आप? जाति प्रथा क्यों समाप्त करना चाहते हो? इसी को कॉलोनाइजेशन कहते हैं कि हमने मिशनरियों का जो सारे का सारा नैरेटिव है उसको ओन कर लिया है, उसको इंटरनलाइज कर लिया है। क्या जाति प्रथा इसके आड़े आ रही है? जो जाति के कारण मतभेद है, जो सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी है, वो नहीं होनी चाहिए, उसके कारण डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन जाति प्रथा आपको बहुत सारी सुरक्षा भी देती है, बहुत चीजों से बचाती भी है वो आपको। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप यू शुड नॉट बी बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। आपको लड़ना किसके साथ है? विधर्मी और अधर्मियों के साथ लड़ना है, और आप ये छोटी छोटी बातें कर रहे हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ठीक वैसा ही है कि दरवाजे पे दुश्मन बंदूक लेके खड़ा है और आप साथ अपने घर वालों से लड़ रहे हो कि आज तुमने चादर ठीक से नहीं बिछाई, तौलिया ठीक से नहीं धोया। ये उस तरह की बात करते हैं। हाँ, जाति भेद हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, उसको दूर करने की बात करो। जाति प्रथा थोड़ी खत्म करने की बात कर सकते हैं। वो एक कहावत आती है, थ्रोइंग द बेबी विद द वाटर, कि पानी फेंकने लगे थे टब में से और साथ में बच्चे को भी फेंक दिया। तो ऐसी नॉनसेंस ही ना होनी चाहिए। विनय जोशी, उन्होंने लाइव स्ट्रीम पर बोला था वो आपके चैनल पर आना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी संपर्क तो मुझे कोई चाहिए होगा ना उनका। मनन, नीरज जी आपको प्रणाम। मैं धौलपुर राजस्थान से हूँ। यहाँ पर अभी मुस्लिमों की संख्या कम है, जैसे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है वे गोवंश की तस्करी करने लगे हैं। तो आप बढ़ने क्यों दे रहे हैं? आप उनको वापस लाइए ना, घर वापसी कराइए उनकी, उनको सत्य मार्ग पर लेके आइए। अब ये मुझे यहाँ पर किसी ने बोला है कि अलमोल, अच्छा, अरे वाह। नमस्ते नीरज जी, भारत के एंटरप्रेनर स्थानिक वीडियो प्लेटफॉर्म्स क्यों तैयार नहीं करते जहां हम राष्ट्र हित की बातें खुले रूप से बिना भय के कर सकें? जी अलमोसो जी, जो आपकी चिंता, जो आपका प्रश्न है, वो मेरा प्रश्न भी है। देखिए, यूट्यूब बहुत बड़ा जायंट है। उस तरह के रिसोर्सेज दो चार लोगों के पास नहीं हो सकते, अनलेस कि वो दो चार लोग अंबानी या टाटा इस स्तर के लोग हों, वो कर सकते हैं। छोटा मोटा एंटरप्रेन्योर ये काम नहीं कर सकता। अब इसके बारे में मंथन शुरू हुआ है। इसके लिए सरकार को प्रोत्साहन देना पड़ेगा और उस तरह का एक माहौल देना पड़ेगा जिसमें कि इंस्पेक्टर राज की बजाय लोग इनोवेशन करके ऐसे प्लेटफॉर्म्स अपने खड़े कर सकें। और आपसे पहले जो सज्जन ने प्रश्न कहा था कि राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं, तो अल्मोसो फ्री जैसे लोगों की सहायता लीजिए। ये हमारे लिए एक अमूल्य रिसोर्स की तरह है। जिन्होंने इस्लाम को समझा, उसकी कमियों को समझा, और फिर वो सनातन में आते हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि कहाँ गलती हुई थी उनके पूर्वजों से। तो ये आप जहां पर देख रहे हैं कि मुसलमान संख्या में बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे, उन्हें ये बताना आपको बताना चाहिए। आप उनका सहयोग करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, और ये सॉल्यूशन भी यही है। आप उनसे लड़ेंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। गजेंद्र सिंह, नशा छोड़ें सनातनी बने। हाँ ठीक बात है जी। वो नशा किसी किताब का भी हो वो भी छोड़ दीजिए, सनातनी बनना चाहिए। ठीक है, आपसे सहमत है पूर्ण रूप से। प्रकाश शर्मा, इज द सिलेबस रेक्टिफाइड इन स्कूल्स एज पर करेक्ट हिस्ट्री? नो, नॉट एट ऑल। If not, what's stopping BJP from doing so? Probably some fear of a backlash is stopping them, or they don't have that vision. I don't know what is the reason. What is stopping BJP in doing so? I don't know. I am perplexed and baffled just as you are.
अल्मोसो जी अगर हैं तो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ अल्मोसो जी, ताकि यदि आप हैं तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पर। अच्छा, आप ठीक है जी, मैं मेल करता हूँ आपको। सोमनाथ जी हैं। नीरज सर, ऑल सिविल सर्विसेज एग्जाम बुक्स वेदर इट इज सिविल सर्विस दे टीच दैट मोपला मैसेकर वाज रेबेलियन अगेंस्ट फ्यूडलिज्म। हाँ ठीक है जी, वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इन सारी टेक्निक्स को, प्रोपेगेंडा टेक्निक्स को परफेक्ट करके सारी जगहों पे कब्जा कर रखा है। और जो आप बात कर रहे हैं वो उसी का एक उदाहरण है कि उन्होंने किस तरह से सिविल सर्विसेज की तैयारी, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं, तो उनको वहीं पर ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। मेरे यहाँ से मैसेज जाने में कुछ कठिनाई आ रही है, तो मैं आज रहने देता हूँ शायद। जस्ट एक बार चेक कर रहा हूँ। मोसो जी, आपके जीमेल वाले अकाउंट पे मेल किया है मैंने, अगर आप हैं तो ज्वाइन कीजिए। कार्तिक जी, नीरज जी, कैन वी हैव सम pamphlet of what each Mughal emperor proudly wrote about their barbaric rule and their atrocities on Hindus? पैम्फलेट पूरा नहीं पड़ेगा जी, क्योंकि अगर आप अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन चारों को मिलाएंगे तो वो छोटी सी किताब बन जाएगी। राहुल कुमार, नितिन शुक्ला को भी कभी पॉडकास्ट पे, जी उनसे मैंने बात की थी, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। कोई उनका कारण होगा। नमस्ते जी। नमस्ते नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे जोड़ने के लिए लाइव से। जी, अभी मेरे मन में जब वो उन्होंने राजस्थान वाली बात की ना, मेरे मन में उसी समय आपके बारे में आया था कि वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर जैसे जैसे मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है तो गौ तस्करी बढ़नी शुरू हो जाती है। जी तो मुझे लगता है कि इसका ये जो स्ट्रगल है, एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल कह लें या सिविलाइजेशनल क्लैश कह लें, इसका सॉल्यूशन वही है कि उन लोगों को जिस भ्रम में वो जी रहे हैं उससे बाहर लाना पड़ेगा। आपके क्या विचार हैं इस पर? जी, मुझे भी एक इंस्टेंस ध्यान आ रहा है। आपने जो गौ तस्करी की बात करी, तो हमारे गांव में ही हमारे मित्र थे, उनके घर के पास पकड़ा था एक ट्रक, जहां बहुत सारी गौ को उसमें भर दिया था। तो वो कहे कि जब वो ट्रक रोक के देखा तो पूरे गौ को एक तरह से दबा के पैक करके भरते ना ट्रक में, इस तरह से उन्हें पैक करके रख दिया था कि आप देख के ही घबरा जाएं। इस तरह से उन्हें ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। आधे तो उसमें मतलब जिंदा थे कि नहीं थे वही समझ नहीं आ रहा था। और रिसेंटली एक और व्यक्ति से हमारी बात हुई तो वो बता रहा कितना खतरा भी होता है
जो गौ रक्षा करते हैं ये सब चीजों का ध्यान रखते हैं कि इलीगल जो एक्टिविटीज हो रहा है तो उन्हें भी जान का कितना खतरा होता है वो हमें बता रहे थे। तो ये जब वो एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगते हैं ना, और अब तो ऐसा हो गया है कि ऑब्जेक्ट के बजाय एक तरह का एक प्राइड आ गया है जैसा उसका कंजम्पशन करने में, दूसरों की तरफ, दूसरे की मानसिकता की तरफ, दूसरों के विचारों की तरफ जो घृणा है उसके चलते तहत और ज्यादा जैसा प्राइड लेने लग गए हैं, एक तरह का अहंकार आ गया है कि देखिए, हम बहुत से लोग कहते ही हैं कि देखिए गांव में आप भगवान को देखते हैं तो हम ये सब भगवान हमारे अंदर हैं, अब तो हमारी पूजा करें आप। तो हम्म। ये इस तरह का विरोधी विचार का मुझे भी समझ नहीं आता कि किस तरह से ये विरोधी विचार को एड्रेस किया जाए। और अब मुझे ज्यादातर जितना मैं डील कर रहा हूँ ये विचारों से, मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा ना कि बुली को हम अपीज नहीं कर सकते हम्म। जब तक वो बुली ये देखेगा नहीं कि आप जो है वो बुली को बहुत आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, वो जिस बात से आपको बुली करना चाहता है, जब तक कि वह आपको रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा। हम्म। क्योंकि वो घड़ी घड़ी भी हम बहुत से लोगों से बात करते हो, घड़ी घड़ी यही कहते हैं कि 1000 साल तुम पे राज किया, हम्म। तुम्हारे में तो ये है, तुम्हारे में तो वो है। तो इसका ये मतलब हुआ कि वो ये कहते हैं कि राज करने वाला ज्यादा एलिजिबल है राज करने के लिए। हम्म। 1000 साल राज किया इसका ये मतलब थोड़ी है कि वही राज करना चाहिए, फिर कुछ भी मेथड से राज करो। हम्म। तो ये जो मेंटेलिटी है बुली की, तो वो क्लियर कह रहे हैं कि आप तो एकजुट है ही नहीं, इतने सारे भगवान हैं। तो फिर ये हमें तो समझना चाहिए ना कि आप कितना कितना विचित्र मुझे लगा ये बात कि गौ को, जिसको हम इतना पूजनीय समझते हैं, इतना इतना कोमल वो पशु होता है, और अब गौशाला जाएं और लोगों को उनसे इंटरेक्ट करते देखें अगर, तो एकदम हृदय में भी कोमलता आ जाती है वो देख के। हम्म। और वह वो ये भारत में, इनटॉलरेंट भारत में, जिस चीज को इतना सम्माननीय माना जाता है, इतना प्रिय माना जाता है, उसके साथ ये अलाउड है, तो ये बहुत ही स्ट्रेंज है। और इसलिए ये विषय भी मुझे लगता था कि सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि एक तरह ये फूड हैबिट्स के, पहले मैं फूड हैबिट्स के नजरिए से देखता था ये, मुझे लगता हम्म। था कि लोगों की फूड हैबिट्स है, इसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बहुत से हिंदू भाई बहन भी ये कहते हैं हमें कि नहीं, नहीं करो डिस्टर्ब, फूड हैबिट्स में इंटरफेयर नहीं करो। पर अब ये फूड हैबिट्स के बजाय एक तरह का अ, एक पॉलिटिकल टूल बन गया है। हम्म। और और दूसरी चीज ये है कि जब हम, मुझे तो लगता है ये बड़ा एक फेलिशियस सा आर्ग्यूमेंट है कि ये तो हमारी फूड हैबिट है। अब फूड हैबिट के नाम पे अगर कल को कोई बोले कि हम तो जी जो नवजात बच्चे हैं उनका मांस खाना शुरू कर देंगे, तो फूड हैबिट थोड़ा हो जाएगी। जब हम ये देख रहे हैं कि हम किसी दूसरी लाइफ के ऊपर एनक्रोच कर रहे हैं, क्या हमें राइट है दूसरे जानवर को मार के काट के खा जाने का, जस्ट इसलिए कि उसके पास लैंग्वेज नहीं है, वो वोट नहीं डाल सकता, वो हमसे उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो क्या हमारा ये राइट बन जाता है कि हम उसको काट के खा लें? जी, जी, तो सिर्फ ये कह देना कि फूड हैबिट है, उसके कारण आप किसी दूसरे जीव पे अत्याचार करते हैं, तो मुझे तो लगता है कि नीतिगत रूप से इसमें कोई बहुत बड़ी कमी है। जी, ये तो जो वो लेफ्टिस्ट और मिशनरियों का नैरेटिव है कि ये दिस इज माय चॉइस, माय फूड हैबिट। भी आपकी चॉइस तब तक है जब तक आप दूसरे जीव को दुख नहीं दे रहे हैं, कष्ट नहीं दे रहे हैं। जब आप, आपके हाथ का चाकू दूसरे की गर्दन पे जा रहा है तो आप उसको कष्ट दे रहे हैं ना, फिर वो आपकी फूड हैबिट कैसे होगी? जी। और डबल ड्यूअल लॉजिक भी चलता है फिर। एक साइड आप कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट करें, फिर आइडियोलॉजी जो ये कह रहा है रिस्पेक्ट करें, तो आपकी आइडियोलॉजी तो हमें रिस्पेक्ट ही नहीं करती, हमारी प्रैक्टिसेस को तो रिस्पेक्ट ही नहीं करती। हम्म। तो
ये दो पोजीशन किस तरह से कंफर्टेबली ले लेते हैं और मॉरल हाई ग्राउंड भी ले लेते हैं घड़ी घड़ी। हाँ ठीक बात है। तो तरक्की तो बात रही नहीं गई ऐसा लगता है अब, और हम इतना अपॉलोजिया करते हैं, एक बिल्कुल छोटी छोटी बातों पे हम समझाने का प्रयास करते हैं, जबकि सामने वाला ओपन हो तो बात की जा सकती। कोई हाथ बढ़ाए तो आप उसका हाथ पकड़ सकते हैं, खींचना उसको अपनी तरफ तो दूर की बात है। अगर वो गिर रहा है, कोई हाथ ही नहीं बढ़ा रहा है और आपको धक्का देने के लिए खड़ा है, तो आप उसको कैसा बचाएंगे? ठीक बात है। हाँ, मुझे यही आपसे पूछना था आज, तो आपको मैंने इसलिए बुलाया था। जी जी जी। मुझे लगता है प्रश्न भी हमने ले लिया, तो आज का हम यहाँ पर जो सेशन है इतिश्री की ओर बढ़ते हैं। और अलमोसो जी का भी सभी दर्शकों की ओर से बहुत बहुत आभार कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे समय दिया। किस दिन आपसे पूरी लंबी चर्चा रखेंगे इस पर। जी बिल्कुल। जी, तो चलते हैं समाप्ति की ओर। भारत माता की जय। वंदे मातरम।